गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 26 अक्टूबर 2025 से 1 नवंबर 2025 का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तुवालू देश है, तो उसको IUCN का 19 जो मेंबर बनाया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वो डायरेक्ट पूछेगा कि IUCN का जो 19 जो मेंबर बनाया हुआ कौन है, तुवालू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूज में भी था। नेक्स्ट है ब्रिटिश एकेडमी जो बुक प्राइज 2025 से भारतीय मूल के जो इतिहासकार है सुनील अमृत को सम्मानित किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज दिया गया है और वो भारतीय मूल के हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उनकी बुक है द बर्निंग अर्थ। क्या नाम उनकी बुक का? द बर्निंग अर्थ। और एक लासा बुखार है, उसका प्रकोप बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है, ये नाइजीरिया में है, तो पूछा जा सकता है, पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा अवार्ड, मतलब लंदन की जो पार्लियामेंट है, वहाँ पे डॉक्टर मोहनलाल गांधी को इंटरनेशनल अहिंसा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो पूछेगा कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल डोपिंग जो विरोधी सम्मेलन में वाइस चेयर जो एशिया प्रशांत क्षेत्र के रूप में पुणे किसको चुना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसको चुना गया है बताइए आप? इसमें भारत को चुना गया है ना। और भारतीय रेल ने पहली बार जो खाली पैसेंजर ट्रेन है को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC पर चलाने की अनुमति दी है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट है गाजा युद्ध विराम समझौता। तो ये गाजा क्या है, आपको ये याद रखना है कि इजराइल और हमास, मतलब ये इजराइल और हमास युद्ध आपने देखा होगा, ये तो ये युद्ध चलता रहता है। तो इसके लिए एक समझौता किया गया कि हम यहाँ पे एक शांति लाएंगे। तो इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप और कतर और तुर्की के नेताओं ने शर्म अल शेख मिस्र सम्मेलन में गाजा के लिए एक प्लान घोषणा पत्र किया है। तो आपको याद रखना है कि गाजा युद्ध विराम समझौता क्या है। भाई गाजा क्या है, एक छोटी सी, मतलब वहाँ पे इसराइल के पास में जगह है, और इसमें यह हमास और इसराइल इनके बीच में लड़ाई वगैरह चलती रहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी किसी एग्जाम में पूछेगा कि रूस की जो परमाणु क्रूज मिसाइल है वो है बुरे वेस्टनिक। फिर याद दिला देता हूँ, रूस की परमाणु क्रूज मिसाइल है बुरे वेस्टनिक। और रूस ने ये दावा किया है कि भाई ये सबसे, मतलब अनलिमिटेड रेंज है इसकी, और ये परमाणु ईंधन चालित क्रूज मिसाइल है। और ये क्या है कि भाई 14,000 किलोमीटर तक उड़ान में सक्षम है, दूसरी 15 घंटे तक हवा में रह सकती है, और ये रडार से बचने में भी सक्षम है। तो इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको इतना भी याद नहीं रही तो आपको इतना याद रखना है कि रूस की परमाणु क्रूज मिसाइल बुरे वेस्टनिक है। जैसे मैंने इंद्र 2025 बताया था, ये किस किस के बीच में हुआ है, तो आपको पता है इंद्र IND। और इंद्र का मतलब होता है इंडिया और रशिया। ये वीडियो की मतलब जो एग्जाम हुई थी अभी हाल ही में, तो उसमें डायरेक्ट पूछा गया था कि इंद्र 2025 में भारत के अलावा उसके सामने कौन सा देश है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट, है ना। और वो डायरेक्ट यहीं से आया था, अपने यहाँ से, है ना। नेक्स्ट है इंटरपोल एशिया सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? ये सिंगापुर में हुआ है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि कहाँ पे हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंटरपोल जो एशिया कमेटी है उसका भारत को सदस्य चुना गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अभी हाल ही में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में इंटरपोल एशिया जो कमेटी है उसका सदस्य किसको चुना गया? भारत को चुना गया है। इंटरनेशनल पुलिसिंग में भारत की भूमिका और नेतृत्व को सशक्त करेगा ये, ना। और आपको पता है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन आसियान, मैंने आपको आसियान के बारे में बताया था। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में। आसियान क्या है, मुझे बताइए कि आसियान के बारे में मुझे इतना सब कुछ बताता रहता हूँ। आसियान क्या है? आसियान क्या है, जैसे अपना सार्क है ना इंडिया का, और जैसे 7-8 देश मिलकर एक सार्क बनाया है, जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भारत है, ऐसे। तो वैसे ही ये जो 10 देश हैं उन्होंने मिलकर एक आसियान नाम का एक संगठन बनाया है। तो उसका जो 11 सदस्य है ना, वो तिमोर लेस्ते है। तिमोर लेस्ते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय जकार्ता में। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता में। तिमोर लेस्ते आसियान का 11 सदस्य बना है ना। और भारत के अगले अगले जो चीफ जस्टिस होंगे वो रहेंगे जस्टिस सूर्यकांत, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जस्टिस सूर्यकांत जी देश के
53वीं CGI के रूप में 24 नवंबर 2025 को शपथ लेंगे। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि भारत के जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे वो रहेंगे जस्टिस सूर्यकांत, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में एक दरबार मूव परंपरा है और ये 150 साल पुरानी परंपरा है। इसमें क्या रहता है कि जैसे गर्मियों में जो सरकारी जो कार्यालय है वो श्रीनगर में चल जाते हैं और सर्दियों में जम्मू कश्मीर में, तो इस प्रकार से कार्यालय वगैरह शिफ्ट होते हैं। ये शुरुआत 1875 में हुई थी। तो वो डायरेक्ट पूछेगा दरबार मूव परंपरा कौन सी स्टेट की है, तो ये आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर की है। और मध्य प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बन गया है कि दवा सप्लाई में बारकोड सिस्टम, मतलब क्या रहेगा, जैसे मान लो कोई भी दवा वगैरह है, गवर्नमेंट की दवा वगैरह है, तो उसमें बारकोड लगा देगा, तो बारकोड से ट्रैकिंग वगैरह आसान हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि दवा सप्लाई में बारकोड सिस्टम मध्य प्रदेश पहला राज्य है उसने ये सिस्टम लागू किया है। और ये थोड़ा सा ज्यादा न्यूज में है, क्वासिमून P97 इसने क्या किया है, नासा का है, ये पृथ्वी के साथ सूर्य की परिक्रमा करता है, कृत्रिम चंद्रमा के समान व्यवहार करता है, पृथ्वी के करीब लेकिन गुरुत्वीय रूप से चंद्रमा नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, क्वासिमून P97 पूछे तो याद रखना है कि कृत्रिम चंद्रमा के समान है ना। और अभी मून लाइटिंग सब चर्चा में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो डायरेक्ट पूछेगा मून लाइटिंग, अब आप क्या सोचोगे कुछ चंद्रमा वगैरह कुछ मतलब ऐसे कुछ रहेगा, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि जैसे आप मेन नौकरी कर रहे हो उसके अलावा कुछ अतिरिक्त काम कर रहे हो तो उसको मून लाइटिंग बोला जाता है। और ये तो सबको पता ही है, एट पे कमीशन को मंजूरी मिल गई है। अब इसमें एट पे कमीशन को मंजूरी मिल गई, इसमें कितना वेतन बढ़ेगा उस चीज़ों पे हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे कि इसके अध्यक्ष कौन है ना। तो इसके अध्यक्ष हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ये आपको याद रखना है। और भारत में पहली बार डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में, ये आपको ध्यान रखना है। डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम क्या रहेगा कि इसमें जो ट्राइब्स के हैबिट्स है, ट्राइब्स के जो योगदान है उन सबको दिखाया जाएगा ना। और इसका नाम क्या रखा जाएगा, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय, है ना। और ये ध्यान रखना, केथरी कॉलोनी आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई। अभी क्या है कि ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि वो किसी भी देश की राष्ट्रपति वगैरह पूछ लेता है, तो ऐसी किस्म को हम छोड़ नहीं रहे, ले रहे हैं। तो ये याद रखना है कि कैथरीन कॉलोनी आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है, नागालैंड में हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में बताइए कि टैगोर की मूर्ति का नाम कहाँ पे किया गया है, बताइए कहाँ पे किया गया, ये बीजिंग में किया गया है। वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि टैगोर की मूर्ति का नाम अभी कौन से देश में किया गया है, तो वो बीजिंग में किया गया है ना। और अभी राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरने वाले देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, और इसको कौन लीड कर रहा था, इसकी लीडर थी शिवांगी सिंह, जो भारत की पहली महिला राफेल पायलट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्ट पूछेगा राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो आपको ये याद रखना है कि वो है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। CMS-03 सैटेलाइट है, इसरो का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। CMS-03 इंडिया का सबसे जो भारी जो संचार उपग्रह है, ये 4400 किलो का है। और ये 2 नवंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा। और इसका जो लेके जाएगा मतलब, तो इसको कौन लेके जाएगा, LVM-3M5 है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सतीश धवन स्पेस सेंटर रिकोटा से इसको मतलब लॉन्च किया जाएगा। और ये क्यों कहाँ पे किया जाएगा, इसको भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा GTO में स्थापित किया जाएगा। इससे क्या रहेगा कि भारत में जो आसपास के जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ पे हमारा टेलीकम्युनिकेशन कवरेज भी बढ़ेगा और भारत को डिजिटल कनेक्टिविटी में बेहतर बनाएगा। और ये नौसेना के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इससे क्या रहेगा, जैसे जहाज पनडुब्बियां और उनमें क्या करेंगे हम, सुरक्षित जो भी कम्युनिकेशन वगैरह है उसको स्थापित कर पाएंगे। और ये LVM-3 जो रॉकेट है ना, जो CMS-03 को लेके जा रहा है, वो ऑलरेडी भारत का जो चंद्रयान-3 मिशन को इसी से ही रवाना किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और डायरेक्ट पूछेगा CMS-03 सैटेलाइट क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और दूसरा 44 kg है, और इसकी ये बातें हमने बताई है ना। नेक्स्ट है भारत समुद्री सप्ताह 2025, भारत का वैश्विक सामुद्रिक केंद्र बनाने का रोड मैप है। और
मुंबई में हो रहा है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इतना याद रख लीजिए मुंबई में हो रहा है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे 27 अक्टूबर को मनाया जाता है, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम अब छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन होगा, ये पूछ सकता है भाई औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का क्या नाम है? छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। और नेक्स्ट है यूएन का जो साइबर क्राइम कन्वेंशन, तो ये कहाँ पे हुआ है? हनोई वियतनाम में हुआ। बेहतर 72 कंट्रीज ने इस पर साइन किए हैं और ये संधि 2024 में यूएन महासभा में स्वीकृत हुई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि यूएन साइबर क्राइम कन्वेंशन कहाँ पे साइन हुआ था? हनोई वियतनाम में। और इससे क्या रहेगा कि जो ग्लोबल लेवल पे जो साइबर क्राइम है ना, उनसे निपटने के लिए एक लीगल जो फ्रेमवर्क वगैरह तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो वह पाकिस्तान का लाहौर। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। भारत ने पहली बार जीआई टैग प्राप्त नींबू का एक्सपोर्ट किया, मतलब निर्यात किया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पूछेगा कि भारत ने अभी पहली बार जीआई टैग प्राप्त कौन से, मतलब उसको एक्सपोर्ट किया है, नींबू नींबू को किया है। नेक्स्ट है चार्ल्स थर्ड, राजा चार्ल्स थर्ड ने अपनी भाई प्रिंस एंड्रयू की शाही उपाधियां रद्द करने का आधिकारिक कदम उठाया। अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आइलैंड की बताया मैंने, वैसे इसका भी याद रख लीजिए कि कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया ने लगातार 8वीं बार जीत दर्ज की है। पॉल बिया, कैमरून के राष्ट्रपति कौन है? पॉल बिया। कैमरून के राष्ट्रपति कौन है? पॉल बिया ना। और विश्व का पहला गोपालन कॉरिडोर कहाँ पे बनाया जा रहा है? विश्व का नंदगांव, भारत में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। विश्वजीत मौर्य जी हैं, उन्होंने अंडर 23 कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। आपको याद रखना है, वो डायरेक्ट पूछ सकता है कि अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में अभी हाल ही में कांस्य पदक जीता है विश्वजीत मौर्य ने। महिला वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का आधिकारिक गीत है ब्रिंग इट होम। क्या है? ब्रिंग इट होम, ब्रिंग इट होम। और गायिका है श्रेया घोषाल। जैसे अभी वीडियो का एग्जाम होता है, उसमें से पूछा था कि जो ये मतलब 21 जून को ये योगा दिवस मनाया गया था, उसमें मतलब क्या थीम था उसका, तो ऐसा पूछ सकता है कि महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप है, उसका गीत क्या है? ब्रिंग इट होम, गायिका श्रेया घोषाल है ना। और दुनिया का सबसे ऊंचा खेल मैदान कहाँ बनाया जा रहा है? स्काई स्टेडियम, सऊदी अरब में बनाया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि स्काई स्टेडियम कहाँ है? सऊदी अरब में। और स्मृति मंदाना जो इंडिया की क्रिकेटर है और वर्ल्ड की नंबर 1 बल्लेबाज बनी है, ये आपको ध्यान रखना है, इंडिया की है ना। और सुजीत कल ने 123 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। विश्वजीत मौर्य ने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। और डी गुकेश जी और दिव्या देशमुख ने यूरोपियन चेस क्लब 2025 में मतलब व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीते हैं। आईसीसी वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में वर्ल्ड के नंबर 1 बल्लेबाज कौन है? बताइए। रोहित शर्मा जी है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, आपके याद रखना है कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को ब्रिटिश राजशाही का सर्वोच्च सम्मान रहता है नाइटहुड दिया गया है। तो अब ये सर जेम्स एंडरसन कहलाएंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाइटहुड सम्मान किसको दिया गया है? जेम्स एंडरसन को ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि फीडे वर्ल्ड कप शतरंज का गोवा में होने जा रहा है और ये 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक होगा। भारत 23 साल बाद इसकी मेजबानी कर रहा है और कुल 206 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें 24 भारतीय रहेंगे। भारतीयों में कौन? डी गुकेश, प्रागनंदा, एरिगेसी शेष भारतीय खिलाड़ी है। और दिव्या देशमुख एकमात्र महिला प्रतिभा की रहेगी जो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेगी। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर याद दिला देता हूँ, फीडे वर्ल्ड कप शतरंज गोवा 2025 यहाँ पे हो रहा है और भारत 23 साल बाद मेजबानी कर रहा है। कुल 206 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, इसमें से 24 भारतीय हैं। डी गुकेश, प्रागनंदा, एरिगेसी शीर्ष भारतीय खिलाड़ी है। दिव्या देशमुख एकमात्र महिला प्रतिभा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि जो राजस्थान तैयारी करे उनके लिए पहले बताइए कि यूनेस्को ने क्या किया है कि डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है। किसके लिए? जंतर मंतर। वो पूछेगा कि अभी हाल ही में यूनेस्को ने डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्लान किसके लिए तैयार किया है? जंतर मंतर जयपुर के लिए।
और आयरन लेडी अवार्ड 2025 से किसको सम्मानित किया गया? डॉक्टर अनीता परिहार को, डॉक्टर अनीता परिहार को, है ना। और वो पूछेगा कि अभी हाल ही में सौर्य पार्क और कैक्टस पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? वह जैसलमेर। कौन आए थे? राजनाथ सिंह जी ने इनका उद्घाटन किया था। और ज्ञान भारत मिशन का तो नई दिल्ली में हुआ ही था, आपको पता है। और इनका पांडुलिपियों का जो भी डिजिटलीकरण वगैरह किया जाएगा वो कौन कर रहा है? राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है राजस्थान का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? बताइए कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा कोटपुतली बहरोड गिलोट में, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। राजस्थान का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कोटपुतली बहरोड गिलोट में स्थापित होगा। मनरेगा में जो भी फर्जीवाड़ा वगैरह होता था उसको रोकने के लिए पहले ही बताया था एक बार, कोटा से फेस वेरिफिकेशन आधारित जॉब कार्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। वो पूछेगा कि अभी हाल ही में मतलब फेस वेरिफिकेशन आधारित जॉब कार्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत मतलब कहाँ से की गई है? कोटा से की गई है। क्यों की गई? मनरेगा में फर्जीवाड़ा रोकने है तो ना। राजभाषा विभाग पुरस्कार किसको दिया गया? पत्रिका सूर्योदय जोधपुर मंडल प्रकाशित करता है इसको ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रवासी राजस्थान दिवस के लिए तो मैं इतनी बार बोल चुका हूँ कि क्वेश्चन पूछ भी चुका है ऑलरेडी, फिर आ सकता है। प्रवासी राजस्थान दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और ये अब क्या जयपुर में मनाया जा रहा है। और ये इसके आयोजन कौन कौन है? राजस्थान फाउंडेशन व उद्योग विभाग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन कर रहे हैं? राजस्थान फाउंडेशन व उद्योग विभाग, राजस्थान फाउंडेशन व उद्योग विभाग, है ना। और इससे पहले प्रवासी राजस्थान मीट हुआ, 3 मीट हुए हैं, तो तीसरा तो कोलकाता में हुआ है और हैदराबाद तेलंगाना में और सूरत में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो डायरेक्ट पूछेगा 3 मीट हुए हैं वो कहाँ कहाँ हुए हैं? तो एक तो कोलकाता बता दीजिएगा, हैदराबाद तेलंगाना और सूरत गुजरात में, है ना। ये आपको याद रखना है। विकसित राजस्थान 2047 का हमने विजन डॉक्यूमेंट्स तैयार। विजन डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि हम जब तक ये चीज़ें हम प्राप्त कर लेंगे, तो ये भजन लाल जी ने दिया। तो इनमें बोला है कि 2047 तक हम राजस्थान को पूर्ण डेवलप जो राज्य बनाएंगे और हमारा टारगेट है $4.3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का हमारा टारगेट है। कृषि, उद्योग, पर्यटन, नवीन ऊर्जा, इनमें भी हम फोकस करेंगे। 100% साक्षरता, 60% से अधिक महिला कार्यभागीदारी और 77 वर्ष जीवन प्रत्याशा का लक्ष्य। देखिए विजन डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या रहता है, जैसे RS मेंस वगैरह आप दे रहे हो तो वहाँ पे आप इसमें लिखने में अपने को इजी हो जाता है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि $4.3 मिलियन, जैसे अब मैंने पहले पढ़ाया था कि भाई एक बार रिन्यूएबल एनर्जी को पूरा लेके मैंने पढ़ाया था, वो क्वेश्चन देखो आज वीडियो में आ गया सीधा कि मतलब 25,000 जो है वो किसकी कैपेसिटी है, मतलब मैंने पढ़ाया था आपको ना। और डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं ना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, 1.1 किलोवाट सोलर पैनल पर 50,000 तक की सब्सिडी केंद्र की प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के साथ जोड़ा जाएगा। तो वो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि 1.1 किलोवाट जो सोलर पैनल पर अब सब्सिडी कितनी रहेगी? 50,000 की रहेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक योजना। इसमें क्या करेंगे कि राजस्थान के 41 जिले हैं ना, वहाँ पे एक एक ब्लॉक को विकसित किया जाएगा ना। तो ये आपको याद रखना है, कितने जिले को सिलेक्ट, 41 जिलों में एक एक ब्लॉक को विकसित किया जाएगा। और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, महागुजरात युद्धाभ्यास जिसको त्रिशूल है बोलते हैं, जैसलमेर से गुजरात कच्छ बॉर्डर तक ये युद्धाभ्यास किया जाएगा ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कुरुंजा महोत्सव कहाँ पे किया जाएगा? बताइए कहाँ पे था कुरुंजा महोत्सव? फलोदी जोधपुर में। कुरुंजा महोत्सव कहाँ पे? फलोदी जोधपुर में, है ना, आपको याद रखना है। और नेक्स्ट है IIT जोधपुर का जो नया आविष्कार है क्या है? उन्होंने सुपर मेटल TIAICA विकसित किया है। और इसमें क्या है कि 1900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी मजबूत हल्का 3D प्रिंटिंग का अनुकूल। इसमें क्या किया जाएगा? जो एरोस्पेस वगैरह रहेंगे ना, एरोस्पेस रक्षा और विमान निर्माण में उपयोग रहेगा। तो बस आपको इतना रखना है कि IIT जोधपुर का नया आविष्कार क्या है? सुपर मेटल TIACA। और IIT जोधपुर का ही दूसरा काम स्क्रैम जेट इंजन प्रोजेक्ट है ना। तो ये रॉकेट को अंतरिक्ष से लॉन्च पैड पर वापस लाने की तकनीक विकसित की है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IIT जोधपुर का स्क्रैम जेट इंजन प्रोजेक्ट, है ना। नेक्स्ट है वंदे भारत स्लीपर कोच मेंटेनेंस डिपो का विस्तार भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर पर किया जा रहा है। और गैर प्रदर्शनकारी औद्योगिक इकाई कहाँ पे स्थापित किया जाएगी? दुआला गांव भीलवाड़ा में, ना। ये बता ही दिया। गुरु गोलकर आकांक्षी ब्लॉक जिला, प्रत्येक जिले में एक ब्लॉक, 41 जिले हमारे यहाँ सेलेक्ट किए हैं।
और सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? कोलाडा व राम सिंहपुरा सवाई माधोपुर में ना। 2.94 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे कोलाडा और राम सिंहपुरा में भी आलमी न्यूज में थे, तो क्यों थे ना, आपको याद रखना है। वो है सौर ऊर्जा संयंत्र वगैरह स्थापित किए जाएंगे। और बर्तन बैंक योजना किससे संबंधित है? राज्य का जीवन सहायता समूह द्वारा संचालित की जा रही है। और सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान करौली जिले को प्रथम स्थान दिया गया, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। रिको का सोलर पैनल निर्माण पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाए? कांकाणी जोधपुर में। रिको का सोलर पैनल निर्माण पार्क कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? कांकाणी जोधपुर में ना। और राजस्थान की शोभ किस्म को मान्यता दी गई है। पौधा किस्म एवं कृषि संरक्षण अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने आबू शोभ 440 को मान्यता दी है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद, वो पूछेगा डायरेक्ट कि ये पौधा किस्म के तहत किसको मान्यता दी गई है, तो ये आबू शोभ 440 को मान्यता दी गई है। और खातीपुरा रेलवे स्टेशन सब जानते हैं जयपुर में, यहाँ सांगानेरी प्रिंट कंबल कवर सेवा की शुरुआत की गई है ना। नेक्स्ट है राजस्थान दुकानदार एवं वाणिज्य संस्थान अध्यादेश संशोधन अध्यादेश 2025। राजस्थान कारखाना संशोधन नियम 2025 का अनुमोदन हमारे सीएम साहब ने किया है। इसमें क्या है कि जो राज्य में श्रमिक हितों और सामाजिक न्याय को सशक्त किया जाएगा। अब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दुकानों में काम नहीं कर पाएंगे, जबकि महिलाओं को कारखानों में सुरक्षित कार्य अवसर भी मिलेंगे। और ये तो इसमें राजस्थान दुकानें वाणिज्य संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025 में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार कम उम्र के बच्चों को दुकानों और वाणिज्य संस्थाओं में नियोजित नहीं किया जा सकेगा। प्रशिक्षु की न्यूनतम उम्र अब 12 वर्ष के स्थान पर कितनी होगी? 14 वर्ष की अनिवार्य की गई है। वही रात्रि के समय 14 से 18 साल की उम्र में किशोर कार्य नहीं कर पाएंगे। पहले सीमा 12 से 15 वर्ष थी, तो ये याद रखो कि जो न्यूनतम आयु 12 से 14 कर दी है, और जो 14 से 18 साल के बच्चे अब रात्रि में काम नहीं करेंगे। पहले सीमा 12 से 15 थी, अब उसको बढ़ा के कितना गया? 14 से 18। और इस प्रकार श्रमिकों की दैनिक कार्य अवधि अधिकतम सीमा 9 के स्थान पर 10 घंटे नियत कर दी गई है। आउट टाइम की भी बोल दी 144 घंटे तक बढ़ाया जाएगा। और नेक्स्ट है 12 से 15 वर्ष तक की किशोर अधिकतम 3 घंटे प्रतिदिन कार्य कर सकते हैं ना। तो ये थोड़ा सा चेंजिंग हुआ, आपको इतना से याद रखना है कि न्यूनतम आयु 12 से 14 की गई है। 14 से 18 वर्ष के किशोर रात्रि में काम नहीं कर पाएंगे। पहले 12 से 15 थी, 9 घंटे के स्थान 10 घंटे कर दिए गए, 144 घंटे तक बढ़ाया जाएगा ना। और मुझे बताइए जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है भाई, बताओ? ये मोदी जी ने डिक्लेयर किया, ये 15 नवंबर को ना, भगवान बिरसा मुंडा के योगदान में। और नेक्स्ट है पत्रिका समूह के संपादक गुलाब कोठारी को पुणे महाराष्ट्र के महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान ने महर्षि वेदव्यास पुरस्कार दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमारा ये रहेगा, कोशिश की हम वीकली आपको प्रोवाइड करवाएंगे। मेरा कोशिश ये रहेगा कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, पूरा डिटेल से पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद में आपको समझाता हूँ। तो ये आपको याद रखना है। और आप कंटिन्यू बने रहिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।